हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ दिल्लीवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जहां हम लोग सीजीपीएससी का सिलेबस के अंतर्गत भारत का इतिहास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भारत का इतिहास, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है, भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या? मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी मुगल वंश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुगल वंश, जहां जहांगीर तक का पोर्शन मैं कवर कर चुका हूं। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या? शाहजहां। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं शाहजहां। ठीक है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? जहांगीर की तीन पत्नियां थी, तीन प्रमुख पत्नियां थी। जहांगीर की तीन प्रमुख पत्नियां थी। कौन कौन सी? मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुन्निसा, जिनका एक उपनाम क्या था? नूरजहां था। मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुन्निसा या फिर नूरजहां। ठीक है, हमने देखा है मानबाई के पुत्र के बारे में नाम क्या था? खुसरो। नाम क्या था? खुसरो। जगत गोसाई के पुत्र का नाम था खुर्रम, जो कि बाद में बना शाहजहां। ठीक है, अंतिम पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां नाम था। ठीक है, अब देखते हैं शाहजहां के बारे में, शासक कैसे बने। ठीक है, हमने जहांगीर पढ़ते समय देखा है क्या कि इन्होंने बहुत सारे अभियान में जहांगीर का प्रतिनिधित्व किया है, और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की किसने? शाहजहां ने। जब विजय प्राप्त की है तब जहांगीर अर्थात इनके पिता इनसे बहुत ही क्या है? प्रसन्न है, खुश हैं। साथ ही इन्हें क्या बनाया है? दक्षिण का गवर्नर बनाया है। जहांगीर ने शाहजहां को क्या बनाया है? दक्षिण का गवर्नर बनाया था, और इन्हें शाहजहां की उपाधि भी दी थी। देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1572। जन्म कब हुआ है? 1572 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 1572 में लाहौर में हुआ था। किनके पुत्र थे ये? जगत गोसाई जी के पुत्र थे। जहांगीर और जगत गोसाई के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, फिर हमने कल देखा है क्या? इन्होंने किया है दक्षिण विजय अभियान, जहां पर अहमदनगर भी एक राज्य है। क्या है? एक राज्य अहमदनगर। और अहमदनगर में इनका सामना किससे हुआ है? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने। क्या नाम था? मलिक अंबर। हमने देखा है ना, सबसे पहले अहमदनगर अभियान किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन बाद में अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और तब जहांगीर ने शाहजहां के नेतृत्व में एक अभियान किया है, अहमदनगर का अभियान किया था, जहां पर शाहजहां इस मलिक अंबर को पराजित करेंगे। साथ ही साथ शाहजहां ने बीजापुर को भी जीता है। बीजापुर और अहमदनगर दोनों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। तब तो जहांगीर हैं अपने पुत्र खुर्रम से अर्थात शाहजहां से बहुत प्रसन्न थे, और इसी उपलक्ष्य में अहमदनगर या फिर बोलना चाहिए दक्षिण विजय अभियान के उपलक्ष्य में ही उन्होंने अपने पुत्र खुर्रम क्या बोला है? शाहजहां बोला है। क्या बोला है? शाहजहां। क्वेश्चन आएगा कि किस घटना के उपरांत जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी? याद रखना, अहमदनगर अभियान। क्या अभियान? कौन सा अभियान है? अहमदनगर अभियान। एक बार अहमदनगर अभियान देकर दिया है क्या? दक्षिण विजय अभियान। तो अहमदनगर दक्षिण में ही है, अहमदनगर दक्षिण में ही है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर अहमदनगर दिया ऑप्शन में तो अहमदनगर, अगर अहमदनगर नहीं दिया है लेकिन दिया है क्या? दक्षिण विजय अभियान, तो आपको दक्षिण विजय अभियान लगाना है। ठीक है, और इसी अभियान के उपलक्ष्य में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अब क्या बन गया है वो? शाहजहां। क्या बन गया है? शाहजहां। अब शाहजहां की एक वाइफ के बारे में, एक पत्नी के बारे में हम सब जानते हैं। क्योंकि उनकी याद में क्या बना है? ताजमहल बना है। क्या बना है? ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। देखते हैं वो कौन थी, उनकी वो वाइफ कौन थी। हमने कल पढ़ा है क्या? जहांगीर की तीसरी पत्नी के बारे में। जहांगीर की तीसरी पत्नी के बारे में पढ़ा है। नाम क्या था उनका? नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। उस नूरजहां का एक भाई है, नाम क्या है? आसफ खां। नाम क्या है? आसफ खां। और उस आसफ खां की एक पुत्री है जो बेहद खूबसूरत है। उस आसफ खां की पुत्री है, नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनसे शाहजहां ने विवाह किया है। फिर से बोल रहा हूं, सुनिए कौन है वो। शाहजहां की जो वाइफ है वो कौन है? वो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री है। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री है, नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे शाहजहां ने विवाह किया था। ठीक है, जब शाहजहां ने विवाह कर दिया है तब उनकी खूबसूरती से अत्यंत प्रसन्न है, और उन्होंने उपाधि दी है। शाहजहां ने उपाधि दी किसको? अर्जुमंद बानो बेगम को। कौन सी उपाधि? मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल की उपाधि। ये उपाधि पूछ सकता है एग्जाम में। कौन सी उपाधि है? मल्लिका ए जमानी एवं मुमताज महल की उपाधि किसको मिली है? अर्जुमंद बानो बेगम को मिली है, जो आसफ खां की पुत्री है। किसकी पुत्री है? आसफ खां की पुत्री है।
अब ये सब घटनाक्रम हो गया। अब शाहजहां को दक्षिण का गवर्नर बनाया गया। शाहजहां कहां चले गए हैं? दक्षिण भारत में चले गए हैं, वहां पे गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन तभी एक घटना घटती कब? 1627 में। 1627 में एक घटना घटती है और जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी। जब जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय शाहजहां कहां है? दक्षिण भारत में। कहां है? दक्षिण भारत में। और इस मौके का फायदा उठाएंगे कौन? दिल्ली और आगरा में बैठे लोग। देखते हैं, जब शाहजहां कहां है? दक्षिण भारत में है, इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं दिल्ली और आगरा में बैठे लोग। कौन बैठे वहां पर? नूरजहां बैठी है। कौन बैठी है? नूरजहां। कल मैं नूरजहां के बारे में हल्का सा डिस्कस किया था कि नूरजहां पहले से विवाहित थी, लेकिन बाद में उसके पति की मृत्यु के पश्चात वो क्या कर रही है? जहांगीर के दरबार में काम कर रही थी। तब एक दिन उनकी नजर पड़ी और वे सम्मोहित हो गए और उन्होंने नूरजहां से विवाह किया था। अब देखते हैं नूरजहां की पहली शादी के बारे में। ठीक है, मतलब जहांगीर से पूर्व उनके पति कौन थे, उनसे ये कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है, नूरजहां के पहले पति का नाम क्या था? शेर अफगान। क्या नाम है? शेर अफगान, जो नूरजहां के पहले पति हैं। और इस शेर अफगान और नूरजहां से एक पुत्री है। ठीक है, नूरजहां के पहले पति से एक पुत्री है, उसका नाम क्या है? लाडली बेगम। क्या नाम है? लाडली बेगम। नूरजहां और उनके पहले पति शेर अफगान की एक पुत्री थी, नाम क्या है? लाडली बेगम। ध्यान देना, मतलब क्या है? नूरजहां का इनसे अटैचमेंट है। बट ऑब्वियस है क्योंकि वो उनकी बेटी है। और इसी कारण नूरजहां ने इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार खां से किया है। किससे किया है? जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार खां से अपनी पहले पति की बेटी, नाम क्या है? लाडली बेगम का विवाह नूरजहां ने किया है। सुनिए फिर से मेरी बात। ठीक है, मैं बताऊं क्या? नूरजहां के पहले पति का नाम क्या है? शेर अफगान। उस शेर अफगान और नूरजहां की एक बेटी है, नाम क्या है? लाडली बेगम। और नूरजहां ने इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार खां से किया है। मतलब क्या है? ये भी अब रानी बन चुकी है, क्योंकि ये राज घराने के पुत्र शहरयार खां की क्या है? बेगम है, लाडली बेगम। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जब जहांगीर की मृत्यु हुई इस समय तो सबसे मजबूत व्यक्ति कौन है? शाहजहां। वो कहां है? दक्षिण भारत में है। और इस मौके का फायदा उठाकर नूरजहां ने लाडली बेगम के पति अर्थात शहरयार खां को बादशाह घोषित कर दिया है। ठीक है, क्या हुआ है? जब मृत्यु हुई जहांगीर की, तब मौके का फायदा उठाकर नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम के पति शहरयार खां को बादशाह घोषित कर दिया। और यह सुनकर शाहजहां का है? आग बबूला है। कौन? शाहजहां। क्योंकि हमने देखा है कि जहांगीर का मैक्सिमम विजय अभियान शाहजहां के नेतृत्व में हुआ है, उनके ही लीडरशिप में हुआ है। मतलब क्या है? जितना भी एनेक्सेशन हुआ है, जितना भी राज्यों पर कब्जा हुआ है, सब शाहजहां ने किया है। और यही क्या है? वास्तविक उत्तराधिकारी के योग्य है। लेकिन बन कौन गए हैं? शहरयार खां। और ये बात शाहजहां को मंजूर नहीं है। इसीलिए क्या होने वाला है? मुगल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार का युद्ध होने वाला है। जब शाहजहां किसको चैलेंज करेंगे? शहरयार खां को चैलेंज करेंगे कि आपने गलत तरीके से गद्दी धारण किया। और इसी के परिणाम स्वरूप सेम वर्ष में 1627 में क्या होगा? शाहजहां और शहरयार खां के मध्य युद्ध होगा। युद्ध होगा और इस युद्ध में शाहजहां जीत जाएंगे। इस युद्ध में शाहजहां विजय होंगे। हारे कौन? शहरयार खां पराजित हुआ है। इस युद्ध में शाहजहां के ससुर जी, नाम क्या है? आसफ खां ने इनको मदद की है। ठीक है, जब उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा है तब शाहजहां के ससुर कौन है? आसफ खां, जो कौन है? नूरजहां के भाई हैं। उन्होंने शाहजहां को मदद की है, इसलिए जीत गए हैं कौन? शाहजहां। अब क्या बनने वाले हैं? अगले मुगल बादशाह। कौन बनने वाले हैं? शाहजहां अब अगले मुगल बादशाह बनने वाले हैं जहांगीर के पश्चात। और ठीक एक साल बाद 1628 में क्या किया इन्होंने? आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया है। शाहजहां ने 1628 में इस युद्ध में विजय के पश्चात आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया है। अब बादशाह कौन बन गए हैं? शाहजहां बन गए। कौन बन गए बादशाह? शाहजहां बन गए हैं। अपने पिता और अपने दादा के कंपैरिजन में, मतलब जहांगीर और अकबर के कंपैरिजन में बहुत ही कट्टर व्यक्ति कौन? शाहजहां।
ये क्या है, एक कट्टर मुसलमान व्यक्ति हैं और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे शाहजहां। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कार्य इन्होंने किए हैं, देखते हैं इनके बारे में। शाहजहां क्या है, कट्टर मुस्लिम बादशाह है। क्या है, कट्टर मुस्लिम बादशाह। मतलब जहांगीर और अकबर के समय जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति चली आ रही थी वो अब समाप्त होने वाली है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अब समाप्त होने वाली है शाहजहां के शासनकाल में, क्योंकि ये कैसा है, कट्टर मुस्लिम बादशाह है। हालांकि वह हिंदू माता का पुत्र है लेकिन फिर भी कट्टर मुसलमान है। कौन, शाहजहां। इसी कारण जो धार्मिक उदारता अकबर और जहांगीर के समय अपनाई गई थी वो सब अब खत्म होने वाली है, वो सब अब खत्म होने वाली है। देखते हैं कैसे। हमने पढ़ा क्या, अकबर ने 62, 63 और 64 में 1562, 63 और 64 में दास प्रथा का अंत किया था, तीर्थ यात्रा कर का अंत किया था और जजिया कर समाप्त किया था। उनमें से एक कर कौन सा है, तीर्थ यात्रा कर। कौन सा कर है, तीर्थ यात्रा कर। शाहजहां ने पुनः तीर्थ यात्रा कर आरोपित किया है। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः आरोपित किया है। तीर्थ यात्रा कर क्या है मैं पढ़ा चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर पुनः आरोपित किया किसने, शाहजहां ने। फिर हमने देखा क्या, अकबर के समय ईसाइयों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ है, मतलब ईसाई आ चुके हैं। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक व्यक्ति थे कौन, एंटोनियो मोंसेराट, जो इबादत खाने में आते थे। और उसके बाद कई पुर्तगाली मिशनरी, या बोलना चाहिए यूरोपियन मिशनरी भारत में आ रहे हैं और भारत के लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं या फिर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तब इस बात से आक्रोशित है कौन, शाहजहां, क्योंकि भारतीयों का धर्म परिवर्तन ईसाइयों में हो ये बात शाहजहां को मंजूर नहीं है। क्या एक कट्टर मुस्लिम बादशाह है, कट्टर मुस्लिम बादशाह है और उसे यह चीज मंजूर नहीं है कि कोई भी मुसलमान ईसाई धर्म धारण करे। और इसी कारण शाहजहां ने ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई है। शाहजहां ने ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी है और मिशनरियों को कड़ा संदेश दिया है कि आप किसी को फोर्स ना करें या लालच ना दें ईसाइयों में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, किसी को भी फोर्स ना करें, ना कोई प्रलोभन दे। ठीक है, इन्होंने शाहजहां ने ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी है। फिर हमने पढ़ा क्या, बलबन ने सिजदा एवं पायबोस परंपरा प्रारंभ की थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो पहला वंश कौन सा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 और वंश थे, कुतबी, शमसी और बलबनी। बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने सिजदा एवं पायबोस परंपरा प्रारंभ की थी। सिजदा का मतलब क्या है, झुककर सलाम करना। पायबोस का मतलब क्या था, पैरों को चूमना। ठीक है, तो उस सिजदा प्रथा को इस शाहजहां ने समाप्त किया है। झुककर सलाम करने वाली जो प्रथा है इसको हम सिजदा कहते हैं, उसे शाहजहां ने समाप्त किया और अभिवादन की एक नई प्रणाली, सिजदा को समाप्त कर अभिवादन की एक नई प्रणाली, चाहार तस्लीम प्रणाली शाहजहां ने आरंभ की है। सिजदा को समाप्त करके अभिवादन की एक नई प्रणाली, चाहार तस्लीम प्रणाली शाहजहां ने चालू की है, आरंभ की है। ठीक है, ये शाहजहां के धार्मिक सहिष्णुता के बारे में कि वो क्या है, धार्मिक रूप से असहिष्णु है, कट्टर मुस्लिम बादशाह है कौन, शाहजहां। इसी कारण क्या होगा, बार बार इनके शासनकाल में छुटपुट विद्रोह होते हैं। अब देखते हैं शाहजहां के शासनकाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बुंदेलों का विद्रोह। राजनीतिक घटनाक्रम के अंतर्गत सबसे पहला क्या है, बुंदेलों का विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, बुंदेलों का विद्रोह। बुंदेल मतलब कहां है, बुंदेलखंड में है। ठीक है, उनमें एक व्यक्ति है, नाम क्या है, जुझार सिंह। नाम क्या है, जुझार सिंह। इन्होंने सबसे पहले विद्रोह करना आरंभ किया था। इन्होंने सबसे पहले शाहजहां के अगेंस्ट में विद्रोह करना आरंभ किया था। शासक बने कब है, 1627 में। कब बने हैं, 1627 में शासक बने हैं। और इनके राज्याभिषेक के ठीक 1 साल बाद ही क्या कर दिया है, जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया है अपने एरिया में। तब शाहजहां क्या है, उन्होंने अपनी एक आर्मी भेजी है, सब तरफ से एक आर्मी भेजी है। किस पर आक्रमण करने के लिए, जुझार सिंह पर आक्रमण के लिए चारों दिशाओं से भेजी, उसने आर्मी भेजी है। जब चारों तरफ से आर्मी आ रही है तब उनका सामना नहीं कर पाएंगे कौन, जुझार सिंह। और उन्होंने किया क्या, आत्मसमर्पण। जब सब तरफ से आर्मी आ रही मतलब क्या, घिर चुके हैं, तब इन्होंने समर्पण कर दिया है। जब समर्पण कर दिया तब उन्हें दिल्ली ले जाया गया है और जहां पर वो
मुगल दरबार में ही रहेंगे, मुगल दरबार में रहेंगे, उनकी सेवा में ही रहेंगे। 5 साल तक उनकी सेवा करते हैं कौन, जुझार सिंह। तब उनकी सेवा से प्रसन्न है कौन, मुगल बादशाह शाहजहां उनकी सेवा से प्रसन्न है और उन्होंने वापस भेज दिया, वापस उन्हें अपनी राजधानी ओरछा में भेज दिया है, जुझार सिंह को अपने अधीन लेते हुए। ठीक है, जब वहां 5 साल है मतलब क्या है, उनकी सेवा में कर रहे हैं। और तब मुगल बादशाह शाहजहां क्या है, इनसे खुश हैं, बोला क्या, आप मेरे अधीन हो लेकिन मैं आपको राज्य करने के लिए आपका राज्य वापस करता हूं। तब जुझार सिंह को उनकी राजधानी ओरछा में वापस भेज दिया गया है। कब की बात है, 1634 में इन्हें अपनी राजधानी ओरछा में वापस भेज दिया गया है। अब जब वो ओरछा है तब फिर से उनके मन में क्या है, विद्रोह की भावना है। विद्रोह की भावना है क्या, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। जुझार सिंह है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं और इसी कारण उन्होंने पड़ोस के राज्य गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया है। इसी कारण जुझार सिंह ने अपने पड़ोसी राज्य गोंडवाना पर आक्रमण किया। हमने देखा है अकबर ने गोंडवाना पर कब्जा किया था और तब से अब तक गोंडवाना क्या है, मुगलों के अधीन है, मुगलों के अधीन है। अब मुगलों की एक पॉलिसी है, मुगलों की एक पॉलिसी है, एक नीति है। नीति क्या कहती है कि कोई भी अधीनस्थ राज्य दूसरे अधीनस्थ राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, पॉलिसी क्या कहती है कि मुगलों के अधीन कोई भी एक अधीनस्थ राज्य दूसरे अधीनस्थ राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। ध्यान देना, जो ओरछा है, जो जुझार सिंह है वो भी मुगलों के अधीन है और ये गोंडवाना भी मुगलों के अधीन था। लेकिन जुझार सिंह ने इस मुगलों की नीति के खिलाफ क्या किया है, विद्रोह किया और उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया है। यह जानते हुए भी कि यह मुगलों की नीति के खिलाफ है, उन्होंने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया है। मतलब क्या है, मुगलों के अधीनस्थ राज्य और मुगलों के अधीनस्थ राज्य के मध्य कब युद्ध हो रहा है, जिस बात से मुगल बादशाह शाहजहां क्या है, अप्रसन्न है और फिर से उन्होंने अपनी एक आर्मी भेजी है जुझार सिंह के दमन के लिए। इन्होंने एक आर्मी भेजी है जुझार सिंह के दमन के लिए। इस बार इनको पकड़ेंगे और उनकी हत्या कर दी जाएगी, जुझार सिंह की हत्या कर दी जाएगी और इस हत्या के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाएगा। ठीक है, अब विद्रोह के दमन के पश्चात शाहजहां चुप नहीं बैठे हैं, शाहजहां चुप नहीं बैठे हैं। इस बार उन्होंने इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मंदिरों को तोड़कर क्या बनाया है, मस्जिद बनवाए हैं। शाहजहां ने इस बुंदेल वाले एरिया में, बुंदेलों के एरिया में अब मस्जिद बनवाए हैं मंदिरों को तोड़कर। मतलब क्या है, जो स्थानीय हिंदू हैं उनके मन में क्या है, इनके खिलाफ आक्रोश है, इनके खिलाफ विद्रोह की भावना है। जब जब भी कोई शासक या बादशाह धार्मिक रूप से असहिष्णु हुआ है या फिर किसी भी अन्य धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया है, मतलब क्या है, जनता में विद्रोह की भावना आई है, उसके खिलाफ आक्रोश है और यही कारण बनता है क्या, छोटपुट विद्रोह का कारण बनता है इनके शासनकाल में, जिनमें से अपन पहला देख चुके कौन सा, बुंदेलों का विद्रोह। बुंदेलों का विद्रोह अपन देख चुके हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा क्या कि धार्मिक रूप से कैसे कट्टर बादशाह हैं और इन्होंने पुर्तगालियों को मैसेज दिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज को मैसेज दिया क्या कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करना है, किसी को भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। ये मैसेज उन्होंने दे दिया है, ईसाई धर्म परिवर्तन पर उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन पुर्तगाली जो है इनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, भारत का बादशाह कौन है, शाहजहां। इन्होंने आदेश दिया क्या कि किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन जो पुर्तगाली हैं, ठीक है, इनको हल्के में ले रहे हैं और इसी कारण जो स्थानीय लोग हैं बंगाल में, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बंगाल के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कौन, पुर्तगाली लोग। इस बात से प्रसन्न नहीं है कौन, शाहजहां। ठीक है, साथ ही साथ जो पुर्तगाली व्यापारी हैं वो स्थानीय बाजार में लूटपाट भी करते हैं। ठीक है, उनके पास गन है और उस गन के माध्यम से वो स्थानीय बाजार में लूटपाट भी करने लग गए हैं। मतलब क्या है, अब शाहजहां के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन चुका है कौन, पुर्तगाली। उनके व्यापार को या उनके टैक्स के माध्यम को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय हैं उनकी धार्मिक भावना को भी आहत कर रहे हैं। सुल्तान के जो धार्मिक प्रवृत्ति है उनको भी वो आहत पहुंचा रहे हैं और ये सब कारण बने क्या, शाहजहां क्या है, अत्यंत अब क्रोधित हो चुका है। शाहजहां अब अत्यंत क्रोधित हो चुका है। तब उसने बंगाल के गवर्नर कासिम खां को आदेश दिया है क्या, पुर्तगालियों पर आक्रमण करने का आदेश। ठीक है, जब पुर्तगाली लूटपाट करा बाजार में, साथ ही साथ लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस बात से प्रसन्न नहीं कौन, शाहजहां। इसीलिए उन्होंने अपने गवर्नर, बंगाल के गवर्नर कासिम खां को आदेश दिया क्या, पुर्तगालियों पर आक्रमण का। उस समय बंगाल के पास में एक जगह है, नाम क्या है, हुगली। नाम क्या है, हुगली एक द्वीप है जहां पर पुर्तगालियों का डेरा है।
हुगली पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। क्यों? लूटपाट के उद्देश्य से ही इस हुगली द्वीप पर रहता है कौन? पुर्तगाली, जहां पर अब कासिम खां आक्रमण करने वाला है। कासिम खां के पास क्या एक बहुत बड़ी आर्मी है और उस पूरी आर्मी के साथ बिना किसी वार्निंग के ही वो घुस गया है और उसने भारी कत्लेआम मचाया कहां पर? इस हुगली बंदरगाह पर। साथ ही साथ अनेक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया है, अनेकों की हत्या कर दी गई और अनेक पुर्तगालियों को बंदी बनाया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन कंट्रीज का आगमन, तो उसमें पढ़ते हैं क्या? पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, डच का पतन कैसे हुआ, सब पढ़ना है। उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? पुर्तगालियों का पतन जो शाहजहां ने करवाया था, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का उसने कत्लेआम करा दिया, साथ ही साथ अनेक लोगों को बंदी बना लिया है। इसी कारण हुगली द्वीप पर पुर्तगालियों का प्रभाव बाद में कम हो गया था। हुगली द्वीप पर बाद में पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो गया था शाहजहां के इस एक्शन के कारण। ठीक है, अब जब शाहजहां दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, मतलब क्या है, वो दिल्ली से दक्षिण से अब दिल्ली चले गए हैं। हमने देखा क्या? जहांगीर के समय में शाहजहां को दक्षिण का गवर्नर बनाया गया था। जब तक वो दक्षिणी गवर्नर बने हुए थे, तब तक दक्षिण के राज्यों के शासकों में यह हिम्मत नहीं थी क्या कि उनके अगेंस्ट में विद्रोह करे। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण से कहां गए हैं? दिल्ली गए हैं, आगरा गए हैं, तब क्या है, दक्षिण भारत के शासकों को एक मौका मिल गया क्या कि वो अपना स्वतंत्र राज्य फिर से प्राप्त कर लें। और इसी कारण अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन तीनों ने ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन तीनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। इसीलिए शाहजहां फिर से ये अभियान करेंगे, शाहजहां फिर से दक्षिण विजय अभियान करेंगे, जिसके अंतर्गत उन्होंने अहमदनगर के शासक सुल्तान हुसैन शाह को पराजित किया। अहमदनगर में सुल्तान हुसैन शाह को पराजित किया, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह को पराजित किया है। ठीक है, सुनिए मेरा बात। शाहजहां ने क्या? दक्षिण विजय अभियान किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अहमदनगर में सुल्तान हुसैन शाह को, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह को पराजित किया। साथ ही साथ गोलकुंडा में शासक कौन? अभी शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन है? शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह शासक है। गोलकुंडा वर्तमान हैदराबाद वाला एरिया है। ठीक है, शासक कौन है? शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह। जब इन पर आक्रमण किया शाहजहां ने, और तब शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह और शाहजहां के मध्य का हुई संधि हुई है। हारा कौन गए हैं? शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह हार गए हैं। तब क्या है? राज्य के ऊपर अब खतरा है, क्योंकि शाहजहां अगर चाहे तो इनका राज्य छीन सकते हैं। लेकिन अपने राज्य की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां से संधि की है। क्या की है? संधि की है। और इस संधि के एवज में क्या मिला है उन्हें? कोहिनूर हीरा मिला है। इस संधि के लिए शाहजहां को क्या मिला है? कोहिनूर हीरा मिला है, जो गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला ने उन्हें दिया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला ने उन्हें क्या दिया है? कोहिनूर हीरा दिया। और कोहिनूर हीरा जब दे दिया है, तब खुश है कौन? शाहजहां। इसी कारण शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह को अपने अधीन में रखते हुए इन्होंने क्या दिया? उनका राज्य वापस कर दिया। अधीन में रखे हैं, लेकिन फिर भी उनका राज्य शासन करने के लिए उन्हें सौंप दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगले के बारे में। अगला जो घटनाक्रम है, देखते हैं अगला घटनाक्रम। हमने देखा है जहांगीर के समय मुगलों की कांधार में पराजय हुई थी। कहां पर? कांधार में क्या हुआ था? फारस के शासक शाह अब्बास प्रथम, इन्होंने जहांगीर के समय में कांधार पर कब्जा कर लिया था। यह हमने पढ़ा है जहांगीर पढ़ते समय। ध्यान देना, बात कब की है? 1638 में। 1638 में अब मुगल सेना फिर से कामयाब रही है। कांधार पर आक्रमण किया है और मुगल सेना फिर से कामयाब रही है। उन्होंने फिर से कांधार वापस प्राप्त कर लिया। मुगल सेना ने कांधार वापस प्राप्त किया। बात कब की है? 1638 की बात है। उन्होंने कांधार वापस प्राप्त कर ली है। लेकिन कुछ समय पश्चात 1648 में शाह अब्बास प्रथम के उत्तराधिकारी कौन है? शाह अब्बास
द्वितीय शाह अब्बास द्वितीय ने फिर से आक्रमण किया है, कब? 1648 में, और इस बार उन्होंने पुनः मुगलों को पराजित किया, मुगल सेना को पराजित किया। जो मुगल आर्मी का चीफ है कौन है? शाहजहां। अभी कहां है वर्तमान में? दिल्ली में है, आगरा में है। वहां कहां नहीं है? कंधार में नहीं है। और इस मौके का फायदा उठाकर फारस के सम्राट शाह अब्बास द्वितीय ने कांधार पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया है तब शाह अब्बास द्वितीय जीत गए हैं, मुगल सेना हार गई है। मतलब क्या है? कांधार अब पुनः इनके अधीन आ गया है। कांधार अब पुनः इनके अधीन आ गया है। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है कि शाह अब्बास द्वितीय ने 1648 में मुगल सेना को पराजित करके कांधार पर कब्जा किया है। ध्यान देना, इसके बाद से लेकर आज तक कांधार कभी भारत का अंग नहीं बन पाया है। कांधार पहले भारत का अंग था, लेकिन 1648 में जब शाह अब्बास द्वितीय ने कांधार में मुगल सेना को हराया है, उसके बाद से कांधार कभी भी भारत का अंग नहीं बन पाया। ठीक है, क्योंकि अब वहां पर फारस के शासकों का शासन है और शाहजहां के उत्तराधिकारियों ने किसी ने भी कोशिश नहीं की है क्या इसे कांधार को वापस प्राप्त करने के लिए। अब कांधार ऑफिशियली भारत से अलग हो चुका है। अब फारस के शासकों ने कांधार पर शासन किया है। इसी कारण बोलते हैं कि इतिहास की एक बड़ी घटना है जब फारस के शासक शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल सेना को हराया है और उसके बाद से कांधार कभी भारत का अंग नहीं बन पाया है। ठीक है, खत्म होता है क्या है इनका राजनीतिक घटनाक्रम। शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन से राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इनकी धार्मिक नीतियों के बारे में, कुछ और फैक्ट देखते हैं उनके बारे में। ठीक है, शाहजहां के बारे में देख रहे थे, तब मैं बताऊं क्या कि शाहजहां क्या एक कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा के व्यक्ति हैं। मतलब क्या है, हम केवल मुस्लिमों को ही सर्वोपरि मानते हैं। कौन? शाहजहां। और इसीलिए उन्होंने एक आदेश दिया, शाहजहां ने आदेश दिया क्या कि जहांगीर के शासनकाल में जितने भी हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है इन सबको तोड़ने का आदेश दिया है। क्या बोल रहा हूं मैं? जहांगीर के शासनकाल में निर्मित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया है? शाहजहां ने दिया। ठीक है, मतलब मंदिरों को तोड़कर अब मस्जिद बनना स्टार्ट हो गया। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनना अब स्टार्ट हो गया है शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद अकबर के टाइम में अपन एक चीज पढ़े क्या, अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की थी। धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। नाम क्या था? दीन ए इलाही। साथ ही में उन्होंने एक कैलेंडर भी स्टार्ट किया। कौन सा? इलाही संवत। क्या स्टार्ट किया था? इलाही संवत। कल हम लोगों ने पढ़ा है जहांगीर के समय में कि दीन ए इलाही को जहांगीर ने समाप्त किया। दीन ए इलाही को जहांगीर ने समाप्त किया था। जहांगीर ने समाप्त किया था, लेकिन अभी भी चल रहा है क्या? इलाही संवत। इलाही संवत मतलब क्या है? इलाही कैलेंडर अभी भी चल रहा है। शाहजहां ने इस इलाही संवत को भी समाप्त किया है। शाहजहां ने इलाही संवत को समाप्त किया और फिर से चलाया है क्या? हिजरी संवत। क्या चलाया है? फिर से हिजरी संवत शाहजहां ने पुनः प्रारंभ कराया है। प्री के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनो हमारा बात क्या है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की है? अकबर ने की है। इलाही संवत किसने चलाया है? अकबर ने चलाया है। दोनों अकबर ने ही स्टार्ट किया। लेकिन अगर पूछा क्वेश्चन समाप्त किसने किया है? दीन इलाही धर्म समाप्त किसने किया है? जहांगीर ने समाप्त किया है। जबकि इलाही संवत शाहजहां ने समाप्त किया है और फिर से हिजरी संवत प्रारंभ किया है शाहजहां ने। क्वेश्चन में आएगा हिजरी संवत किस उपलक्ष्य से प्रारंभ कराया गया? जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए। कब की बात है? 622 ईस्वी में। इसी उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ कराया गया था और वही हिजरी संवत को पुनः प्रारंभ कराया किसने? शाहजहां ने इलाही संवत को समाप्त करके। प्री के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी बीच क्या हो रहा है? शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम, इसे हम लोग कहते हैं क्या? मुमताज महल भी कहते हैं। उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के याद में ही क्या बनाया? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। जब उनकी मृत्यु हो गई है तब शाहजहां गुमसुम रहने लगे हैं, थोड़े उदास रहने लगे हैं। मतलब उनकी तबीयत अब खराब हो रही है। शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है और एक टाइम आएगा कब? 1657 में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तबीयत खराब हुई ना, सिर्फ तबीयत खराब हुई, कब की बात है? 1657 में उनकी तबीयत खराब हो गई है। तब एक अफवाह फैल गई क्या कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। तब
अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके पुत्रों के मध्य सत्ता प्राप्ति की चाह में होड़ लग गई है। उनके पुत्रों के मध्य क्या है? सत्ता प्राप्ति की चाह है और इसी के कारण चारों भाइयों के मध्य क्या हो गया है? मतभेद हो गया है। चारों भाइयों के मध्य क्या हो गया है? मतभेद हो गया है। जब केवल अफवाह उड़ी है, बात कब की है? 1657 में अफवाह उड़ी क्या कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है और यही सुनकर उनके पुत्रों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए अब होड़ प्रारंभ हो गई है। यहाँ पे होल्ड कीजिए, देखते हैं उनके पुत्रों के बारे में। ठीक है, शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। ये 4 पुत्र हैं किनके? शाहजहां के। नाम क्या है? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है? दारा शिकोह है और शाहजहां ने इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। लेकिन क्या है, जो अन्य पुत्र हैं उन्हें गवर्नर बनाया, केवल गवर्नर बनाया है, जिसके अंतर्गत शाह शुजा को क्या मिला है? बंगाल मिला है, औरंगजेब को मिला दक्षिण का प्रांत और मुराद को मिला है गुजरात वाला एरिया। ठीक है, शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और अन्य पुत्रों को अलग अलग प्रांतों का गवर्नर बनाया है। जब ये अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, उस समय शाह शुजा और मुराद ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया है। ठीक है, केवल अफवाह फैली थी और भाई साहब लोगों ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। कब की बात है? 1657 की बात है। इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है। अब क्या होगा? इन चारों भाइयों में मनभेद हो चुका है, मतभेद नहीं, मनभेद हो चुका है और सत्ता प्राप्ति के लिए इन चारों भाइयों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। इन चारों भाइयों के मध्य 5 युद्ध होने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? उत्तराधिकारी युद्ध। क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी युद्ध। शाहजहां के पुत्रों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए 5 युद्ध होने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? उत्तराधिकारी युद्ध। देखते हैं इन युद्धों के बारे में। पहला युद्ध कौन सा है? बहादुरगढ़ का। याद कैसे करना, सुनिए। बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराय, ये 5 युद्ध हैं। फिर से बोलिए, बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराय। रिपीट कीजिए फिर से, बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराय के युद्ध। ये 5 युद्ध इनके पुत्रों के मध्य लड़े गए हैं, जिसमें से आरंभिक 3 युद्ध कब हैं? 1658 में, 1658 में, ये भी 58 में, ये भी 58 में। जबकि चौथे और 5वें युद्ध 1659 में लड़े गए, 1659 में लड़े गए हैं। इस तरीके से तो युद्धों के नाम है और साथ में उनका ईयर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराय, ये 5 युद्ध इनके पुत्र के मध्य लड़े गए हैं। अब एक को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ है? 1658 में, जिसे हम कहते हैं क्या? बहादुरगढ़ के युद्ध। क्या? कौन से युद्ध? बहादुरगढ़ के युद्ध कब हुआ है? 1658 में। किनके मध्य हुआ है? दारा शिकोह और शाह शुजा के मध्य हुआ है। क्योंकि शाह शुजा ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित किया है। इसी कारण जो वास्तविक उत्तराधिकारी है, जिन्हें शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया है, उनके मध्य और शाह शुजा के मध्य करने वाला है, युद्ध होने वाला है। ठीक है, शाहजहां ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है और अब ये कहां गए हैं? आगरा आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं और क्या बोल रहे हैं कि मैं ही मुगल बादशाह हूं। तब दारा शिकोह और इनके मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। दारा शिकोह के साथ क्या है? आर्मी है, शाही सेना क्या है? इनके साथ में है, क्योंकि इन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया गया था। अब दोनों के मध्य युद्ध होगा। जीते कौन? दारा शिकोह जीत गए हैं, शाह शुजा हारा है, ये पराजित हुआ है। जब पराजित हुआ है तब भागकर वापस अपने राज्य बंगाल चला गया है। हमने पढ़ा है ना, शाह शुजा को कौन सा एरिया मिला है? बंगाल मिला है और पराजित होने के पश्चात वह अपने राज्य बंगाल लौट गया है। इस तरीके से पहला युद्ध किसने जीता है? दारा शिकोह ने जीत लिया है। ठीक है, अगले युद्ध होने वाले कौन सा? धर्मत युद्ध। अगले युद्ध कौन सा है? धर्मत युद्ध, जो हुआ है 1658 में। कब हुआ है? 1658 में। अब उससे पहले सुनिए एक बार। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या? शाह शुजा और सबसे छोटे पुत्र मुराद ने अपने आप को बादशाह घोषित किया था। ठीक है, लेकिन उस समय क्या? औरंगजेब शांत था। उस समय औरंगजेब शांत था, लेकिन बाद में परिस्थिति को भांपकर औरंगजेब ने मुराद को अपनी ओर मिला लिया है। देख भाई, तू छोटा है,
ऐसा बोलकर उन्होंने और मुराद को अपनी ओर मिला लिया है। अब दोनों मिलकर, औरंगजेब और मुराद मिलकर आक्रमण करने वाले हैं दारा सिकों के अगेंस्ट। ठीक है, इन्होंने अपने छोटे भाई को अपनी ओर मिला लिया है और अब दोनों मिलकर दारा सिकों के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए अगला युद्ध कौन सा है? धर्मत के युद्ध, जो शाही सेना और औरंगजेब और मुराद दोनों एक तरफ है, एक तरफ कौन है? शाही सेना है। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया है। इस बार दारा सिकों खुद नहीं आए हैं, केवल अपनी आर्मी को ही भेज दिया है। अपनी आर्मी को जसवंत सिंह नाम के सेनापति के साथ भेज दिया कि आप लीड कीजिए, आप ही लड़के आइए युद्ध। नाम क्या है? जसवंत सिंह लीड कर रहे हैं इस समय शाही सेना को। शाही सेना और औरंगजेब और मुराद एक तरफ है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब और मुराद जीत गए हैं। शाही सेना धर्मत के युद्ध में पराजित हुई है। शाही सेना इस धर्मत के युद्ध में पराजित हुई है। अब क्या है? औरंगजेब और मुराद का मोराल बहुत अप हो गया है, जबकि इनका मोराल डाउन है। शाही सेना हार चुकी है, इसलिए उनका मोराल क्या है? डाउन है। जबकि औरंगजेब और मुराद क्या है? अब एक अच्छे पोजीशन पर आ चुके हैं। अब देखते हैं अगला युद्ध कौन सा युद्ध है? सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सामूगढ़ का युद्ध हुआ है कब? 1658 में ही। ध्यान देना, यहाँ पे धर्मत के युद्ध में आना चाहिए था किनको? दारा सिकों को खुद आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जसवंत सिंह को भेज दिया है सेना के साथ कि आप लीड कीजिए। यहां पर नहीं आता है, इसीलिए अब अगले युद्ध में आना ही पड़ेगा। किन्हें? दारा सिकों को अगले युद्ध में आना ही पड़ेगा। दारा सिकों आए हैं किसके अगेंस्ट में? औरंगजेब के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? औरंगजेब के अगेंस्ट में कौन आया है? दारा सिकों आए हैं। जब युद्ध होगा उसमें दारा सिकों पराजित होंगे। जीता कौन है? औरंगजेब इस युद्ध में जीत गया है। उसने शाहजहां द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। जब पराजित हुए हैं तब दारा सिकों कहां भाग गए हैं? दिल्ली भाग गए हैं। जब इस युद्ध में हारे हैं कौन है? दारा सिकों, तब वह दिल्ली भाग गए हैं। ठीक है, जबकि औरंगजेब कहां गया है? आगरा गया है। जब आगरा गया है तब सबसे पहला काम उसने क्या किया है? अपने पिता को बंदी बनाया है। अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया किसने? औरंगजेब ने। और उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु तक शाहजहां अब एक बंदी जीवन व्यतीत करेंगे। उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु तक शाहजहां एक बंदी जीवन व्यतीत करने वाले हैं। औरंगजेब कहां गए हैं? आगरा जाने के बाद अपने पिता को बंदी बनाया है। बंदी बनाने के बाद अपना राज्याभिषेक कराएंगे। औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया है इस सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात। औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, लेकिन कुछ देर पहले अपन क्या देखें? मुराद ने औरंगजेब का साथ दिया था, गलत का साथ दिया था। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा? जब औरंगजेब को लग रहा है क्या कि मुराद बाद में उनके लिए खतरा हो सकता है, तब मुराद को भी बंदी बना लेंगे। ठीक है, इनका साथ दिया था बेचारा, लेकिन अब क्या है? इन्होंने अपने भाई मुराद को ही बंदी बना लिया है और बाद में 1661 में इनकी हत्या कर देंगे। बाद में 1661 में मुराद की हत्या कर देंगे कौन? औरंगजेब। कौन हत्या कर देंगे? औरंगजेब ने बाद में मुराद की भी हत्या कर दी। मतलब क्या? ये हट चुके हैं, अब ये तो परमानेंटली हट गए। बचा कौन है? दारा सिकों बचा। ये भागकर बंगाल गए हैं। अभी मृत्यु नहीं हुआ इनका। ठीक है, भागकर कहां गए हैं? बंगाल गए हैं। औरंगजेब तो खुद है, जबकि मुराद की अब मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो गई है। ध्यान देना, ये भागकर कहां गए थे? बंगाल। जबकि दारा सिकों भागकर कहां गए हैं? दिल्ली गए। कहां गए थे? भागकर दिल्ली। अब जब वो भाग कर गए हैं तब ऐसा नहीं कि उनका राज्य से मोह भंग हो गया है, वो प्लानिंग कर रहे हैं क्या कि कैसे औरंगजेब को हराया जाए और कैसे गद्दी प्राप्त की जाए। दारा सिकों भागकर कहां गए हैं? दिल्ली। जबकि शाह भागकर कहां गया था? बंगाल। ये दोनों भाग कर गए हैं अपने राज्य और प्लानिंग कर रहे हैं कैसे औरंगजेब को हराना है, गद्दी प्राप्त करना है। इसीलिए ये दोनों शाह शुजा और दारा सिकों फिर से आक्रमण करने वाले हैं औरंगजेब के ऊपर। तो युद्ध बाकी है। एक बार ये दोनों आक्रमण करेंगे ऊपर औरंगजेब के ऊपर। देखते हैं उन युद्ध के बारे में। कौन सा युद्ध है? पहला खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खजुआ का युद्ध। कब हुआ है? 1659 में। कब हुआ है? 1659 में। किनके मध्य? औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य खजुआ का युद्ध हुआ, जिसमें जीता कौन है? औरंगजेब जीत गया है, शाह शुजा पराजित हुआ है। जब ये हार गए हैं तब फिर से भागेंगे, तब फिर से भाग जाएंगे, लेकिन इस बार
औरंगजेब ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस औरंगजेब ने इस बार बंगाल पर कब्जा कर लिया है, मतलब शाह शुजा के अंडर में अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी उनके अंडर में नहीं रहा है। और बाद में कुछ दिन भटकने के पश्चात इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। रणभूमि से भाग गए हैं, लेकिन बाद में भटक रहे हैं और भटकते भटकते शाह शुजा की मृत्यु हो जाएगी। मतलब क्या है, मुराद और शाह शुजा अब रास्ते से हट चुके हैं। बचा कौन है, दारा शिकोह बचा है। ठीक है, अगला युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा जाएगा। अगला युद्ध कौन सा युद्ध है, देवराय का युद्ध। कब हुआ है, 1659 में, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होगा। जीता कौन है, औरंगजेब यहां भी जीत गया है, दारा शिकोह पराजित हुए हैं। दारा शिकोह इस युद्ध में पराजित हुए हैं, तब उन्हें बंदी बनाया गया है, तब उन्हें बंदी बनाया गया है। साथ ही में कौन है, उनके पुत्र भी है। नाम क्या है, सुलेमान शिकोह। नाम क्या है, सुलेमान शिकोह, जो कि दारा शिकोह के पुत्र हैं। बाद में औरंगजेब इन दोनों की हत्या करा देगा। बाद में औरंगजेब दारा शिकोह और उनके पुत्र सुलेमान शिकोह की हत्या करा देगा। इस तरीके से औरंगजेब ने अपने अन्य तीनों भाइयों को मारकर अब गद्दी स्थापित कर लिया, अब अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। अब दिल्ली एवं आगरा दोनों पर ही उसका शासन स्थापित हो चुका है। पहले कहां था, यहां पर आगरा बस था। अब जब देवराय के युद्ध में उसने दारा शिकोह को हरा दिया है, तब दिल्ली पर भी उनका अधिकार हो गया है। ठीक है, और इस युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात उन्होंने आगरा में कराया था, और बाद में देवराय के युद्ध के पश्चात उन्होंने दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक कराया। इस तरीके से औरंगजेब ने दिल्ली और आगरा प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 मार्क्स में उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में लिखिए। ठीक है, अभी यहां पे होल्ड करते हैं। औरंगजेब के बारे में और शाहजहां स्थापत्य कला के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।